अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 242। रसवंती रोते रोते चुप हो गई। अली तैमूर ने समझा शायद दिल का तमाम गुबार निकल गया है। अब वो हल्की फुल्की होकर पेश आते रहने वाले मुतजाद हालात का तज्जिया करेगी, फिर उसे दोस्त और दुश्मन समझ में आने लगेंगे। उसने कहा, मामा, मौजूदा हालात में यही कहूँगा, टेलीपैथी एक लानत है। इस इल्म की ज़रूरत अपनों से ज़्यादा दुश्मनों को है, इसलिए दुश्मन आपको भटका रहे हैं। काश ये इल्म आपके पास ना होता तो हम एक आम से माँ बेटे की तरह अपने घर में पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते। वो एक पत्थर से टेक लगाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ ढलकने लगी। बेटे ने लपक कर संभाला, अपनी आगोश में लेकर कहा, मामा क्या हो गया? उसने नब्ज टटोली, पता चला बेहोश हो गई है। उसका बदन गर्म हो रहा था। अपनी शनाख्त ना होने के बायस तन्हाई के एहसास ने, फिक्र और परेशानी ने और कई तरह के मनफी असरात ने उसे बुखार में मुब्तला कर दिया। वो माँ को दोनों बाजू में उठाकर हेलीकॉप्टर के अंदर लाया। बाहर सर्दी बढ़ती जा रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं। उसने कंबल से उसे ढांप दिया। जहां फ्लाइंग मशीन छुपाई थी वहां आकर दवाओं से भरी हुई पट्टियां और दूसरा जरूरी सामान भी हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया। वहां भी तरह तरह के असले के अलावा खाने पीने का सामान वाफिर मिकदार में मौजूद था। उसने मुर्दा अफसर और उसके खास मातियत की जेबों से तमाम पुर्जे निकाले, उन्हें दोबारा हेलीकॉप्टर में लगाया, फिर उसका इंजन स्टार्ट करने लगा। उसी वक्त आलमर ने दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। अली तैमूर ने पूछा, फरमाइए अंकल। उसने कहा, जनाब शेख साहब ने कहा है मेडोना आए तो उस पर भरोसा न करना और ना ही ये जाहिर करना कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। मैं तो यूं भी उसे अपने पास आने नहीं देता, इसलिए वो शायद मेरे पास नहीं आएगी। आप प्लीज़ मालूम करें आंटी कहाँ हैं। मैं अभी मालूम करता हूँ। उसने आला बीबी के पास पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा किए। उसने पूछा, बोलो आलमर, कैसे हो? अली मालूम करना चाहता है तुम कहाँ हो। वो एक कगार में जलते हुए अलाव के सामने बैठी हुई थी। उसने ऊपरी जेब से एक तय किया हुआ नक्शा निकाला, फिर उसे खोलकर अलाव की रोशनी में देखते हुए कहा, मैं दरियाई रास्ते से शुमाल मशरिक के इस इलाके में पहुंची हुई हूँ। ये इलाका खतरनाक दलदल की वजह से पहचाना जाता है। रात के वक्त किसी दलदल में धंसने का अंदेशा था, इसलिए यहाँ अलाव जलाकर बैठी हुई हूँ। अली अपने नक्शा देखकर इस दलदली जगह को समझ लेगा। मुझे उसके मुतालिक बताओ, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। वो बारी बारी उनके पास आकर एक दूसरे के पैगामात पहुंचाता रहा। आखिर में आला बीबी को बताया कि अली अपनी माँ को हेलीकॉप्टर में ला रहा है। चूंकि मैदानी इलाका दलदली है, इसलिए वह हेलीकॉप्टर को किसी पहाड़ी पर उतारेगा। वो बोली, हमारे पास आते जाते रहो। मैंने इस पहाड़ी के दूसरी तरफ नहीं देखा है, वहां दुश्मनों का कैंप हो सकता है, इसलिए हेलीकॉप्टर की आवाज़ पर सब इधर आ जाएंगे। अच्छी बात है, मैं 10 मिनट बाद आऊँगा। वो चला गया। आला बीबी तमाम हथियारों से लैस होकर जरूरी सामान समेटकर गार से बाहर आई। तारीकी में दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। बाहर आते ही टॉर्च रोशन करना दानिशमंदी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी देर तक खड़ी रही, आंखों को अंधेरे का आदी बनाती रही। फिर पहाड़ी पर चढ़ती हुई ऊपर जाने लगी। आरमर ने उसे बताया था कि रसवंती अचानक बीमार पड़ गई है। ऐसी सूरत में अली तैमूर की परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे वक्त वह पास रहकर उसकी तीमारदारी करना चाहती थी। वो तारीकी में संभल संभल कर चढ़ती हुई बुलंदी पर पहुंच गई। चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। हर तरफ जंगल का गहरा अंधेरा था। उसने दूरबीन निकालकर आंखों से लगाई। अंधेरा आखिर अंधेरा होता है, दूरबीन लगाने से दूर नहीं होता, लेकिन वो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रही थी। दरअसल आला बीबी और अली तैमूर दुश्मनों पर गालिब आ रहे थे। पहले आला बीबी ने यहूदी तंजीम के हमलावरों को जंगी हिकमत अमली से मौत के घाट उतारा। फिर सुपर मास्टर की इन तमाम कश्तियों को बम के धमाकों से उड़ा दिया जिनमें मुसल्लह अफराद हमला करने आए थे। अली ने पहले तो एक पूरे कैंप को तबाह किया, फिर हेलीकॉप्टर में आने वाले दुश्मनों में से किसी एक को भी जिंदा वापस नहीं जाने दिया। इन हालात में दुश्मनों के मजीद कैंप जहां भी थे वहां वो रोशनी नहीं कर सकते थे, ब्लैकआउट करके रात गुजारने पर मजबूर थे। आला बीबी ये सोचकर दूरबीन से देख रही थी कि इस किड़किड़ाती सर्दी में उन्होंने खेमों के अंदर आग सुलगाई होगी या किसी खेमे को किचन बनाया होगा जहां आग जरूर जलाई गई होगी, लेकिन मायूसी हो रही थी। हर तरफ घूमकर दूर तक देखने के बावजूद कुछ नजर नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था इतनी बड़ी दुनिया में तारीकी के सिवा कुछ नहीं। उसने आंखों से दूरबीन हटा ली। आर्मर ने आकर बताया, अली तैमूर हेलीकॉप्टर में परवाज कर रहा था। किसी ने वायरलेस के जरिए मुखातिब किया। अली ने जवाब नहीं दिया। मैं उस मुखातिब करने वाले के दिमाग में पहुंच गया। पता चला जहां से अली का हेलीकॉप्टर गुजरा था वहां एक कैंप तारीकी में डूबा है। तुम उसके जरिए कैंप के आला अफसर के पास जाओ। मैं गया था। उस अफसर के दिमाग ने बताया कि एक कैंप दलदली इलाके में है। मैंने अली से कह दिया है तुम्हारे करीब हेलीकॉप्टर उतारना खतरे से खाली नहीं होगा। यह सुनते उसने रास्ता बदल दिया है। यूं भी अंधेरे में स्पॉट लाइट्स के बगैर सही जगह पहचानना दुश्वार है। मैं अली के पास रहूंगा। किसी दूसरे कैंप से वायरलेस के जरिए फिर उसे मुखातिब किया जा सकता है। जाओ, मगर 10-15 मिनट के बाद आ जाया करो। वो चला गया। उसी वक्त कहीं से किसी ने ट्रेसर गोली चलाई जो बहुत बुलंदी पर जाकर फट पड़ी। उससे निकलने वाली रोशनी की शुआओं ने दूर तक इलाके को रोशन कर दिया। इस रोशनी में बेशुमार खेमे नजर आए जो उसी पहाड़ी के दामन में थे जिसकी बुलंदी पर आला बीबी खड़ी हुई थी। वो रोशनी होते ही एक बड़े से पत्थर के पीछे बैठ गई। कैंप में खतरे का सायरन बज रहा था।
कितने ही फौजी जवान दौड़ते हुए अपने अपने मोर्चों की तरफ जा रहे थे। खेमों के अंदर बेशुमार फौजी अपनी वर्दी पहनने और असला संभालने में मसरूफ हो गए थे। इससे जाहिर हो रहा था कि अंधेरे में छुपे हुए कैंप को देखने के लिए इस कैंप के दुश्मनों ने ट्रेसर गोली चलाई होगी। इस जंगल को रोशन करने वाले पता नहीं तादाद में कितने होंगे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। मोर्चे संभालने वाले कई जवान गोलियां खाकर गिर पड़े थे। इसके बाद अंधेरा छा गया। ट्रेसर गोली की रोशनी की मियाद खत्म हो चुकी थी। अब अंधेरे में ठहर ठहर कर फायरिंग और जवाबी फायरिंग हो रही थी। फायरिंग के नतीजे में शोले लपकते थे और बुझ जाते थे। 15 मिनट के बाद आर्मर ने आकर कहा, मैं तुम्हारे जरिए गोलियां चलने की आवाजें सुन रहा हूं। तुम खैरियत से तो हो? हाँ, मालूम होता है। यहूदी तंजीम के मुसल्लह अफराद ने सुपर मास्टर के फौजियों पर हमले किए हैं। ट्रेसर लाइट में फौजियों का कैंप वाज़ी हो गया था। तुम्हारे लिए वहां खतरा है। मैं यहां से दौड़ती हुई ज्यादा से ज्यादा दूर जा रही हूं। अली से कहो हेलीकॉप्टर ले आए। वो लोग कैंप में अभी लड़ते रहेंगे। वह पत्थर के पीछे से निकलकर तेजी से एक तरफ जाने लगी। तारीकी में दौड़ना मुनासिब नहीं था। बहुत दूर जाने के बाद उसने पेंसिल टॉर्च की रोशनी की। फिर इस रोशनी में रास्ता देखती हुई दौड़ने लगी। पहाड़ी के ऊपर किसी दलदली मुकाम का अंदेशा नहीं था। अलबत्ता एक रीछ से सामना हो गया। यहां वो अपनी खामोशी को बरकरार ना रख सकी। उसे राइफल इस्तेमाल करनी पड़ी। रीछ तो 2 गोलियां खाकर पहाड़ी से लुढ़कता चला गया, लेकिन फायरिंग की आवाज दूर तक गूंजती गई थी। कैंप से गोलियां चलने की आवाजें नहीं आ रही थीं। फायरिंग का वक्फा हुआ था। इसी वक्फे ने फौजियों को और यहूदियों को सोचने पर मजबूर किया होगा कि पहाड़ी पर से कौन गोलियां चला रहे और किस पर चला रहे। वक्फा खत्म हो गया। फायरिंग फिर शुरू हो गई, क्योंकि लड़ने वाली दोनों पार्टियां फैसला कुन जंग के इख्तिताम पर ही पहाड़ी की तरफ जा सकती थीं। फिर बहुत दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट बाद ही आर्मर ने आकर कहा, अली आ रहा है। उसे फायरिंग के जलते बुझते शोले नजर आ रहे हैं। तुम सिग्नल दो। उसने पेंसिल टॉर्च आसमान की तरफ रोशन कर दी। उसी लम्हे किसी ने ललकार कर कहा, तुम जो कोई भी हो, इसी तरह सिग्नल देते रहो। टॉर्च जैसे ही बुझेगी हम चारों तरफ से गोलियां चलाएंगे। तुम छलनी हो जाओगे। वह एक बड़े से पत्थर के पास खड़ी हुई थी। उसने टॉर्च को इसी तरह पत्थर पर रख दिया। उसे खड़ा रखने के लिए 2 छोटे पत्थरों का सहारा लिया। इस दौरान कोई कह रहा था, हम समझ रहे हैं। तुम हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे रहे हो, इसका मतलब है तुम सुपर मास्टर के आदमी हो, क्योंकि हमारी हेलीकॉप्टर रात को परवाज नहीं करते। कोई चालाकी दिखाने की हमाकत न करना। आला बीबी जमीन पर लेट गई थी। उसने अंदाजा कर लिया था कि बोलने वाला कहाँ है। वो आहिस्ता आहिस्ता उधर रेंगती जा रही थी। बोलने वाला चौकन्ना था। उसने कान लगाकर सुना, फिर दबी आवाज में कहा, जैरी कितनी बार समझाए, ऐसे वक्त हरकत ना किया करो, तुम गलत फहमी में मारे जाओगे। आला बीबी ने आवाज की सिमत निशाना लिया। फिर ठाएं की आवाज के साथ एक चीख उभरी। जारी को समझाने वाला खुद निशाना बन चुका था। आला बीबी ने एक जानिब लुढ़कते हुए पत्थर के ऊपर रखी हुई पेंसिल टॉर्च को गोली मारी। टॉर्च नीचे गिर पड़ी। अब अली तैमूर धोखा नहीं खा सकता था। सिग्नल के गड़बड़ होते ही वो होशियार हो गया होगा। उसी वक्त आर्मर ने आकर पूछा, टॉर्च क्यों बुझ गई है? मैं दुश्मनों में घिर गई हूं। अली से कहो हेलीकॉप्टर वापस ले जाए। उसने जहां से गोली चलाकर टॉर्च गिराई थी वहां कई जगह से फायरिंग हो रही थी। उसने जवाबी फायरिंग की हमाकत नहीं की। इत्मीनान से एक एक जगह जलते बुझते शोलों को गिनती रही। इस तरह उनकी तादाद मालूम हो गई। एक की मौत के बाद 6 रह गए थे और वो 6 कहीं न कहीं छुपे हुए थे। उसने आहिस्तगी से गन एक तरफ रखी, फिर एरो शूटर को शाने से उतारा। इस शूटर से तीर चलाने पर आवाज नहीं होती थी और ना ही अंधेरे में शोले उभरते थे। उसने एक पत्थर उठाकर एक तरफ फेंका। पत्थर जहां धप से गिरा उस जगह गोलियां चलने लगी। फायरिंग के दौरान 2 चीखें उभरी। 2 दुश्मन यके बाद दीगरे तीरों का निशाना बन गए। किसी को पता न चल सका मौत किधर से आई थी। अंधेरे में मरने वाले साथी दिखाई नहीं दे रहे थे, वरना उनके जिस्मों में पैवस्त होने वाले तीर बता देते कि दुश्मन कितना हाजिर दिमाग है। पहले पेंसिल टॉर्च को बड़े से पत्थर पर रखकर धोखा दिया। अब खामोशी से तीर बरसा रहे। एक पत्थर के पीछे से आवाज आई। वो अपने साथी से कह रहा था, अब कोई भी आवाज आई तो अंधाधुंध फायरिंग ना करो। दुश्मन हमारी उजलत से फायदा उठा रहे हैं। आर्मर वापस आ गया। बोलने वाले की आवाज सुनते उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर उसने आला बीबी के पास आकर पूछा, मुझे बताओ मैं किस तरह काम आ सकता हूं? वो बोली, अपने शिकार के दिमाग में जाओ, उसके जरिए गोली चलाओ। मैं चीख मारूंगी। मेरी आखिरी चीख पर वो पत्थरों के पीछे से निकल आएंगे। तुम उसी के जरिए किसी एक दुश्मन को हलाक कर सकती हो। मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो मैं किसी दुश्मन को बद्दुआ भी नहीं देता, फिर उस पर गोली कैसे चला सकता हूं? मैं भूल गई थी जिस हद तक काम आ सकते हो जाओ, उसी हद तक कुछ करो। वो चला गया। चंद लम्हों के बाद ही पत्थर के पीछे से गोली चली। आला बीबी ने फौरन ही चीख मारकर एक पत्थर को नशेब में लुढ़का दिया। किसी ने कहा, अरे ये तो औरत की चीख है। दूसरे ने तायद की, हाँ औरत है, नीचे लुढ़कती गई है। तीसरे ने कहा, फिर तो ये रसवंती आला बीबी होगी। कितनी ही टॉर्चें नशेब की जानिब रोशन हो गई। इस रोशनी में बड़ी खामोशी से तीर चले। फिर एक एक करके 3 दुश्मन नशेब में लुढ़कते चले गए। अब एक रह गया था। उसने एक तरफ भागना शुरू किया। वो अपनी मौत से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था। कमान से निकले हुए तीर ने उसे भी औंधे मुंह गिरा दिया। आर्मर ने कहा, आह मैं किस दुनिया में जी रहा हूं और कब तक दोस्तों और दुश्मनों की मौत का तमाशा देखता रहूंगा। आला बीबी, तुम औरत हो, तुम्हारा दिल ऐसा पत्थर कैसे हो जाता है?
पहले ये इत्मीनान करके आओ इनमें से कोई बचा भी है या नहीं। नहीं, वो 6 थे। तुमने बड़ी बेदर्दी से उन्हें मौत के घाट उतारा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें दुख पहुंचेगा। मैं उनसे कहती लो मुझे मार डालो, लेकिन हमारे आर्मर को खुश रहने दो। क्या बात कर रही हो? मेरे दुखी होने का सबब यह है कि आदमी आदमी को क्यों हलाक करता है। तुम इस मसले पर बाद में गौर करना, पहले अली को यहां भेज दो। वो चला गया। आला बीबी ने गहरा सांस लेकर सोचा, आर्मर का दुख हर इंसान का दुख है, लेकिन इंसान उम्र दरिंदों पर नसीहतें असर नहीं करती। इन्हें कोई पैगंबर या आसमानी किताब राह रास्त पर नहीं लाती। ऐसे लातों के भूत सिर्फ लातों और जूतों से ही धौंस में आते हैं या मुकाबले में आकर हराम मौत मारी जाती हैं। हम इन्हें हलाक करने इनके घर नहीं जाते। वो तेजी से चलती जा रही थी और सोचती जा रही थी। उसी वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। शायद अली आ रहा था। आवाज़ करीब आती जा रही थी। अचानक खतरे का एहसास हुआ। वह दौड़ती हुई एक चट्टान के नीचे चली गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट नीचे आ रही थी। आर्मर ने अभी तक आकर अली के वापस आने की तस्दीक नहीं की थी। चंद मिनट के बाद ही आर्मर ने आकर कहा, गजब हो गया, अली के हेलीकॉप्टर को 2 हेलीकॉप्टरों ने घेर लिया है। उसे धमकी दे रहे हैं। अगर वो उनकी हिरासत में परवाज करता हुआ एक कैंप तक नहीं जाएगा तो उसके हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया जाएगा। आला बीबी ने पूछा, क्या तुम धमकी देने वाले के दिमाग में नहीं जा सकते? अली ने मशवरा दिया है मैं उसके दिमाग में जाकर वापस आ जाऊं। जब तक दूसरे हेलीकॉप्टर वाले का भी दिमाग मेरी मुट्ठी में ना आए मैं पहले वाले को ना छोड़ूं। मगर दूसरे हेलीकॉप्टर वाले खामोश हैं। तुम जाओ, अली के पास रहो। एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे करीब आ गया है, आने दो, मेरी परवाह न करो। आर्मर अली के पास आया। वो 2 हेलीकॉप्टरों के दरमियान परवाज कर रहा था। पिछली सीट पर रसवंती कंबल में लिपटी हुई पड़ी थी। आर्मर ने आकर पूछा, क्या दूसरे हेलीकॉप्टर वालों ने मुखातिब किया था? नहीं, वहां मुसलसल खामोशी है। अब क्या होगा? वो तुम्हें कैंप में ले जाकर कैदी बना लेंगे। जिसने मुझे मुखातिब किया था उसके पास जाएं, कम से कम एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दें। बेटे, ये क्या कह रहे हो? उसमें 4 अफराद हैं। मैंने कभी एक चूंटी को नहीं मारा और तुम इंसानों को हलाक करने को कह रहे हो? नहीं बेटे, मुझसे कोई दूसरा काम लो। अली तैमूर ने परेशान होकर सोचा, फिर कहा, अच्छा आप उस हेलीकॉप्टर को मुझसे दूर ले जा सकती हैं? हाँ, ये कर सकता हूँ। जब तक मैं दूसरे से बचकर ना निकलूं आप उसके पायलट को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। वो हेलीकॉप्टर के पायलट के दिमाग में आकर उसे पूरी तरह मुट्ठी में लेकर परवाज की सिमत बदलने लगा। पीछे बैठे हुए अफसर ने पूछा, क्या कर रहे हो? अली तैमूर के हेलीकॉप्टर से दूर ना जाओ। मगर वह दूर हो चुका था और मजीद दूर होता जा रहा था। अफसर ने गुस्से से पूछा, यू नॉनसेंस, क्या तुम मेरे हुक्म की तामील नहीं करना चाहते या दिमागी तौर पर ट्रैप किए गए हो? उसे जवाब नहीं मिला। उसने कहा, मैं समझ गया, तुम ख्याल ख्वानी करने वाली की मुट्ठी में हो। इसीलिए दूसरे हेलीकॉप्टर वालों को खामोश रहने की ताकीद की गई थी। जो भी टेलीपैथी जानने वाला हमारे पायलट के जरिए हमें तबाह करना चाहता है उसे मैं जता देना चाहता हूं कि जैसे ही हम तबाह होंगे वैसे ही अली तैमूर के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। आर्मर ने पायलट की जुबान में कहा, मैं अमन और सलामती चाहता हूं। मेरा नाम आर्मर है। मैं इंसानों को हंसते मुस्कुराते हुए लंबी जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता हूं। मैं इंसानियत का वास्ता देकर कहता हूं, दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट को मुखातिब करके उसका पीछा छोड़ देने को कहो। अली तैमूर तन्हा नहीं। जिस रसवंती को धोखा देने के लिए तुम देवी जी कहते हो और जिसकी टेलीपैथी से फायदा उठाना चाहते हो वो भी अली के साथ है और बहुत बीमार है। कम से कम अपनी देवी जी की खातिर उस हेलीकॉप्टर पर फायरिंग ना कराओ। अफसर ने कहा, इस जंगल में हमारे 2 कैंप तबाह हो गए, सैकड़ों फौजी जवान मारे गए, गोला बारूद और जदीद हथियारों के जखीरे तबाह हो गए, 4 हेलीकॉप्टरों के पर खर्चे उड़ गए। उस टेलीपैथी जानने वाली देवी जी की ऐसी की तैसी। अगर अली तैमूर ने गिरफ्तारी पेश नहीं की तो हम रसवंती समेत उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देंगे। एक फौजी जवान ने चीख कर कहा, पायलट को हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ने का कहो। यह हेलीकॉप्टर को इस पहाड़ी से टकराने ले जा रहा। उसकी बात पूरी न हो सकी। एक चट्टान से हेलीकॉप्टर के टकराते ही जबरदस्त धमाका हुआ। आर्मर के रहने के लिए वहां कोई दिमाग नहीं रहा। वह हैरानी और परेशानी से अली के पास आ गया। कुछ कहना चाहता था। उसने कहा, अंकल अभी डिस्टर्ब न करना। वो खामोश रहकर उसके जरिए देखने लगा। अली तैमूर परवाज का कमाल दिखा रहा था। दूसरे हेलीकॉप्टर के ऊपर जरा फासला रखकर परवाज कर रहा था। नीचे वाले हेलीकॉप्टर का पायलट उसके साय से निकलने के लिए दाएं तरफ जाता तो अली भी दाएं परवाज करता। बाएं जाने भी कतरा कर निकलने का मौका नहीं दे रहा था। फिजा में यह खेल बड़ी देर तक जारी रहा। आर्मर ने कहा, काश तुम्हारे हेलीकॉप्टर में सब मशीन गनें होती, फिर वो दुश्मन पीछा छोड़कर भाग जाते। कोई ज़रूरी नहीं है कि जदीद हेलीकॉप्टर में जदीद खुफिया मशीन गनें हो। इंसान हाजिर दिमागी से भी शिकस्त को फतह में बदल सकते हैं। हेलीकॉप्टर के निचले खाने में बहुत सा फौजी सामान रखा हुआ था। अली ने डैशबोर्ड के एक बटन को दबाया, फिर एक छोटे से हैंडल को घुमाया तो निचला खाना खुल गया। उस खाने में रखा हुआ तमाम सामान नीचे वाले हेलीकॉप्टर की गर्दिश करते हुए पंखे पर गिरने लगा। नतीजा ये हुआ कि पंखा बेकार हो गया। हेलीकॉप्टर एक झटके से नीचे गया, फिर देखते ही देखते जमीन की पस्ती में पहुंचकर एक धमाके से तबाह हो गया। अली ने दूसरे बटन को दबाकर छोटे से हैंडल को घुमाया तो सामान वाला निचला खाना बंद हो गया। आर्मर ने कहा, ओ गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह अपना बचाव करोगे, जबकि तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं थी। अंकल, आप दूसरे हेलीकॉप्टर के मुतालिक बताइए, क्या उसे दूर भटका दिया है? वो भी तबाह हो गया है। फिर तो आपने पहली बार ऐसा कमाल दिखाया है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उसे तबाह नहीं किया।
मैं पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाकर अफसर की बातें सुन रहा था। हेलीकॉप्टर कैसे पहाड़ी से टकरा गया, मेरी समझ में नहीं आया। ताज्जुब है, पायलट का दिमाग आपके काबू में था और आपको हादसे की वजह मालूम नहीं। क्या वो एक लम्हे के लिए बदहवास हो गया था? नहीं, वो आखिरी लम्हे तक पुरसकून था। इसका मतलब है आपके अलावा कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला वहां मौजूद था। जिस तबाही के आप कायल नहीं थे, वो तबाही उसने मचा दी। क्या मेडोना ने ऐसा करके तुम्हारी मदद की है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब शेख साहब ने कुछ समझ कर ही मुझे मेडोना को अपने दिमाग से दूर रखने की हदायत की है। वो मेरे पास नहीं आई। आपके पास नहीं आई, फिर उस पायलट के पास कैसे पहुंच गई? प्लीज आप जरा मम्मी की खैरियत मालूम करें। आर्मर ने चौंक कर पूछा। क्या मौजा हो गया है? आपकी मामा ने मदद की है? मैं क्या कह सकता हूँ, आप जाकर मालूम करें। वो रसवंती के दिमाग में गया, फिर फौरन ही वापस आकर बोला, वो बेहोश पड़ी हैं। इस वक्त आला बीबी की सख्त जरूरत है। मैं उधर परवाज कर रहा हूँ, आप आंटी से रब्ता कायम करें। आर्मर उधर गया। उधर अली हैरानी से सोचने लगा, आखिर माजरा क्या है? आर्मर किसी की जान नहीं ले सकता। फिर उस हेलीकॉप्टर को किसने तबाह किया? वो जितना सोच रहा था उतना ही उलझ रहा था। दूसरी तरफ आला बीबी चट्टान के पीछे से निकल आई थी। दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर उधर आया था, फिर सर्च लाइट की रोशनी फेंकता हुआ चला गया था। आर्मर ने आकर पूछा, कोई खतरा तो नहीं है? खतरा था मगर टल गया। तुम अली की खैरियत बताओ। वो बखैरियत हैं। पता नहीं तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो। उसकी गिरफ्तारी यकीनी थी, मगर दुश्मन के दोनों हेलीकॉप्टर तबाह हो चुकी हैं। तुमने तो तबाह नहीं किए होंगे। इस सरजमीन पर तुम ही एक फरिश्ता हो। मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं और अली हैरान है कि एक हेलीकॉप्टर को किस ख्याल ख्वानी करने वाले ने तबाह किया है। वो मेडोना नहीं हो सकती और मैडम रसवंती बेहोश पड़ी हैं। फिर तो ये वाकई हैरानी की बात है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आला बीबी फिर चट्टान के पीछे चली गई। आर्मर ने अली के पास जाकर कहा, आला बीबी एक चट्टान के पीछे है। तुम कोई सिग्नल दो ताकि यकीन हो कि तुम्हारा ही हेलीकॉप्टर वहां पहुंच रहे। अली ने सर्च लाइट के जरिए मखसूस सिग्नल के मुतल्लिक बताया। ये बात आर्मर ने आला बीबी को बताई। इस तरह 15 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर पहाड़ी पर उतरा। वो दौड़ती हुई आकर उसमें सवार हुई। इसके बाद दोबारा परवाज शुरू हो गई। आला बीबी सीधी रसवंती के पास आई। उसकी नब्ज थामकर दूसरे हाथ से पेशानी को छूकर देखा। उसका बदन जल रहा था। वह बेहोश नहीं थी। अगर पहले थी तो अब होश में आ रही थी। बुखार की ज्यादती से बेसुध पड़ी हुई थी। आला बीबी बुखार कम करने के तिब्बी तरीकों पर अमल करने लगी। वहां दवाओं की कमी नहीं थी। ये उलझन नहीं सुलझी थी कि पहले हेलीकॉप्टर को किसने तबाह किया। किस्सा यूं है कि रसवंती बुखार में तप रही थी। कंबल में लिपटी हुई सोच रही थी, मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूं। सच क्या है, झूठ क्या है? मेरे मालिक, मेरे पैदा करने वाले, मुझे सच्चाई का चेहरा दिखा दे। मैं अली के दिमाग में जा रही हूँ, वो सांस रोक लेता है। मुझे उसके सच्चे ख्यालात पढ़ने दे मेरे मालिक। अगर ये झूठा होगा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सोचकर वो ख्याल ख्वानी की परवाज करना चाहती थी, मगर बीमारी के बायस परवाज न कर सकी। गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगी। मेरे मालिक, बहुत हो चुका। अब ये छीना झपटी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कभी सुपर मास्टर छीनता है, कभी ये लड़का मुझे झपट कर ले जाता है। अगर मैं मुसलमान हूं तो आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती हूँ, मुझे जरा सी तवानाई दे दे। वो थोड़ी देर तक गहरी गहरी सांसें लेती रही। फिर अचानक परवाज करते ही अली तैमूर के दिमाग में पहुंच गई। वो सांस रोक लेता था, लेकिन उस वक्त आर्मर दिमाग में था, इसलिए माँ की सोच की लहरों को महसूस न कर सका। आर्मर कह रहा था, मैं कभी एक चूंटी को नहीं मारता हूं, फिर हेलीकॉप्टर के आदमियों को कैसे हलाक कर सकता हूं? जवाब में अली ने कहा, कम अज कम उस हेलीकॉप्टर को दूर ले जाओ। ये सुनते ही रसवंती आर्मर के दिमाग में आई। वो पायलट की आवाज़ और लहजे को दोहराकर परवाज करना चाहता था। रसवंती उसी आवाज़ और लहजे के सहारे उससे पहले पायलट के दिमाग में पहुंच गई। वहां रहकर उसने अफसर की बातें सुनी। वो कह रहा था, एक देवी जी के लिए हमारे 2 कैंप तबाह हो गए, सैकड़ों फौजी जवान मारे गए, गोला बारूद और जदीद हथियारों के जखीरे तबाह हो गए। उसने मुतअद्दिद हेलीकॉप्टरों की तबाही का भी दुखड़ा सुनाया। फिर कहा, ऐसी टेलीपैथी जानने वाली देवी जी की ऐसी की तैसी। अगर अली ने गिरफ्तारी पेश नहीं की तो हम रसवंती समेत उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देंगे। यह सुनते ही रसवंती पायलट के जरिए हेलीकॉप्टर को एक पहाड़ी तक ले गई। वो अपनी तबाही चाहती थी, ना उस लड़के की जो उसके लिए जान पर खेल रहा था। उसने हेलीकॉप्टर को पहाड़ी की एक चट्टान से टकरा दिया। इसके बाद निढाल सी होकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। बीमारी और कमजोरी के बायस खुद को संभाल न सकी, गफलत के अंधेरों में डूबती चली गई। आला बीबी आर्मर और अली तैमूर अब इस गुत्थी को सुलझा नहीं सके थे। कई टॉर्चें रोशन होती थी, उनकी रोशनियां मुझ पर आती थीं, फिर बुझ जाती थीं। इसके बाद गहरी तारीकी छा जाती थी। हयात इंसानी का यही खुलासा है। पहले जिंदगी का चेहरा रोशन होता है, फिर दायमी तारीकी छा जाती है। कातिबे तकदीर ने मुझे इंसानों की भीड़ से निकालकर गुमनामी के अंधेरे में पहुंचा दिया है। इस वीरान जंगल में जहां सिर्फ खूंखार दरिंदे रहते हैं, कोई इंसान इधर से नहीं गुजरता। मगर इंसान फिर इंसान है, अपनी दुनिया की एक एक इंच जमीन पर कदम रखता जाता है। कभी वो दानिस्ता ऐसा करता है, कभी तकदीर उसे अनदेखी जमीन के टुकड़ों पर ला फेंकती है। मेरी तन्हाई खत्म हो चुकी थी। पूरी फौज की फौज मेरे अतराफ खड़ी हुई थी, और वो तीनों, आला बीबी, रसवंती और अली तैमूर भी कहीं मुझसे करीब या दूर होंगे। गोया मेरी गुमनामी भी खत्म होने वाली थी। मैं पहचाना जाने वाला था। अपनों को खुशखबरी मिलने वाली थी। दुश्मनों के दिलों पर बिजलियां गिरने वाली थी कि फरहाद अली तैमूर जिंदा है।
वैसे इन फौजियों में से किसी ने मुझे नहीं पहचाना, जबकि एक ज़माना मुझे जानता था और सुपर मास्टर का हर फौजी अफसर मुझे तस्वीर में भी देखता था, तस्वुर में भी घूरता था और ख्वाबों में भी देख देख कर चौंकता था। इसके बावजूद किसी ने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा है कि मेरी पहचान गुम हो जाए, तब ही मैं गुमनाम रह सकता हूँ। उन्होंने मेरे कॉटेज को अंदर से अच्छी तरह देख लिया। फिर भी अफसर कह रहा था, मैं नहीं मानता, उन तीनों को छुपने के लिए इस कॉटेज से बेहतर जगह कोई दूसरी नहीं मिलेगी। वह जवान शैतान का बच्चा है। फरहाद का बच्चा होता तो हम उसे फरहाद की तरह खत्म कर देते। वो जलील हमारे हाथ आते आते निकल जाता है। एक जूनियर अफसर ने करीब आकर ट्रांसमीटर बढ़ाते हुए कहा, सेंट्रल कैंप से कॉल है। उसने ट्रांसमीटर का माइक हाथ में लेकर कोड वर्ड्स अदा किए। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सर, हम ऐसी तबाही के मुतालिक कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारे 6 हेलीकॉप्टर और 2 फौजी कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। सैकड़ों फौजी जवान और अहम अफसरान मारे गए हैं। हमें हेडक्वार्टर से मजीद फौज, हथियार और हेलीकॉप्टर वगैरह का मुतालबा करना होगा। ये कितने शर्म की बात है। हम किस मुंह से मुतालबा करें? एक जवान छोकरे और आला बीबी को गिरफ्तार करने के लिए क्या सुपर पावर की पूरी फौज चाहिए? मुझे 4 घंटे पहले खुशखबरी सुनाई गई थी कि अली तैमूर को उसकी मां के साथ घेर लिया गया है। मुहासरा सख्त था, उसके बच निकलने की कोई सूरत नहीं थी। फिर वो कैसे निकल गया? सर, यह एक लंबी रिपोर्ट है। इस कदर तबाहियों के पेश नज़र यही कहा जा सकता है कि अली तैमूर को गोरीला जंग लड़ने की हैरत अंगेज चालाकियां सिखाई गई हैं। उसने आखिरी जंग कहाँ लड़ी और वह किस सिमत जा सकता है? 15 मिनट पहले कैंप नंबर 6 के करीब हमारा एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। वह हेलीकॉप्टर अली तैमूर का ताकुब कर रहा था। एक अंदाज़ा किया जा सकता है कि वह अपनी मां को लेकर शुमाल मगरिब की सिमत गया है। शुमाल मगरिब के 15 मोर्चों में त्यारा शिकन मसाइल हैं। वह सरहद पार करने की हमाकत में अपनी मां के साथ मारा जाएगा और अगर कहीं हेलीकॉप्टर उतारेगा तो उन इलाकों में छोटे छोटे फौजी दस्ते हैं। सरहद के अहम रास्ते पर मैं मौजूद हूं। अली तैमूर को कल का सूरज देखने नहीं दूंगा। मैंने कहा, खुदाया, इंसान कितने बड़े बड़े दावे करता है और भूल जाता है कि हर बड़ा दावा खुदाई दावा होता है। अफसर ने ट्रांसमीटर पर कुछ और बातें की, फिर माइक ऑफ करके अपने जूनियर को देते हुए मुझसे पूछा, तुम कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, कल का सूरज बहुत दूर है। आने वाला हर लम्हा हम अपने अमल से और खुदा की रजा से देखते हैं। तौबा करो और यूं कहो, खुदा को मंजूर हुआ तो मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाओगे। बात एक ही है मिस्टर, एक नहीं है। इस तरह कहने से खुदा की खुशनुदी हासिल होती है। अगर वो मुजरिम होगा तो जरूर अपनी सजा को पहुंचेगा। मिस्टर राहब, तुम दुनियावी बातों को नहीं समझोगे। वो मुजरिम नहीं है, दुश्मन है। तुमने अभी ट्रांसमीटर पर कहा था कि वो अपनी मां के साथ मारा जाएगा। क्या मां को साथ रखकर कोई किसी से दुश्मनी कर सकता है? मां तो दुनिया देती है, दुनिया छीनने की दुश्मनी नहीं करती। अफसर कुछ कहना चाहता था, फिर चौंक कर आसमान की तरफ देखने लगा। यह इस्तरारी हरकत थी। वो तारीकी में जरा फासले पर खड़े हुए फौजी जवानों को नहीं देख सकता था। सभी के कान खड़े हो गए थे। बहुत दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। जूनियर अफसर फौरन ट्रांसमीटर ऑपरेट करते हुए शुमाल मशरिक के मुख्तलिफ फौजी दस्तों से राब्ता कायम करने लगा। सबको परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर की इतला देते हुए कहने लगा, जब तक पायलट मुतमईन ना करे उसे आगे ना जाने देना। पहले उसे उतरने पर मजबूर करना। अगर परवाज जारी रहे तो उसे मार गिराना। दूसरा अफसर दौड़ता हुआ सीनियर अफसर के पास आया, फिर बोला, सर, हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता हो रहा है, लेकिन उसके वायरलेस में कोई खराबी है। आवाज़ आ रही है, अल्फाज समझ में नहीं आ रहे हैं। कोई तो लफ्ज़ पल्ले पड़ रहा होगा। नो सर, एक एक लफ्ज़ शिकस्त है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उसकी चाल है, वो बला का मक्कार है। हमें धोखा देकर सरहद पार जाना चाहता है। तमाम महाजों पर मेरा हुक्म पहुंचाओ, उसे आगे ना जाने दिया जाए। फिर उसने दूसरे अफसर से कहा, अगर ट्रेसर बुलेट चलाकर उस हेलीकॉप्टर का निशाना लिया जाएगा तो उस रोशनी में हम भी नजर आ जाएंगे। तमाम जवान इस तरह छुप जाएं कि किसी के वजूद का पता ना चले। और तुम मिस्टर राहब कॉटेज में जाओ और फौरन कैरोसिन लैंप बुझाओ। फौज का हर जवान तारीकी में इधर उधर छुपने की जगह तलाश करने लगा। मैंने कॉटेज में आकर लैंप को बुझा दिया। वैसे भी मैं रात को खास जरूरत के वक्त लैंप रोशन करता हूँ, फिर बुझा देता हूँ। इस वीराने में मेरी आंखें तारीकी की आदी हैं, बाकी हवास भी खास से तेज हैं। मैं कॉटेज के अंदर रहकर फौजियों की नकल हरकत को समझ रहा था, तारीकी में बता सकता था। दरवाजे के सामने मशीन गन रखी जा रही है। चूंकि बहुत वजनी है और उसके कुछ हिस्से अलग हैं, इसलिए कई जवानों से जोड़कर मुकम्मल कर रही हैं। इसी तरह दाएं बाएं और कॉटेज के पीछे भी कदमों और हथियारों की आवाज़ें मुझे बता रही थी कि कौन क्या कर रहा है। इतनी आवाज़ों में सबसे अहम आवाज़ हेलीकॉप्टर की थी जो गुम हो गई थी। इसके 5 मिनट बाद एक अफसर ने कहा, खामोश रहो, हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनने दो। उसे अब तक करीब आ जाना चाहिए था। सब कान लगाकर सुनने लगे। ट्रांसमीटर के जरिए दूसरे महाज वालों से पूछा जा रहा था। किसी महाज से कहा गया, आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई है। शायद अली तैमूर ने सिमत बदल दी है। किसी महाज से बताया गया, आवाज़ अचानक गुम हो गई है। अक्सर महाजों से कहा गया, हेलीकॉप्टर को तारीकी से फ़ायदा उठाकर कहीं उतारा गया है। यही आखिरी बात दुरुस्त लग रही थी, वरना वह हेलीकॉप्टर सरहद पार करने के लिए किसी महाज के करीब से ज़रूर गुजरता। अब सवाल पैदा होता था, उसे कहाँ उतारा गया है। उसे तलाश करने के लिए अच्छी खासी जंगी तैयारी लाजमी थी।
अब से पहले जितने फौजी दस्ते उसे तलाश करने और मुहासरा करने गए, उन सब के भयानक अंजाम को इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने दरवाजे पर आकर कहा, आसार बता रहे हैं सारी रात गुजर जाएगी, क्या मैं अपने कमरे में जाकर सो सकता हूँ? अफसर फौजी अंदाज में चलता हुआ करीब आया, फिर बोला, तुम अभी सो नहीं सकते, मेरी नजरों में मशकूक हो। उसने अंदर आकर टॉर्च रोशन की, फिर कहा, नॉनसेंस, तुम्हारे कमरे में बैठने के लिए एक कुर्सी भी नहीं? मैंने पूछा, क्या कुर्सी की अदम मौजूदगी मुझे मशकूक बना रही है? नॉनसेंस, मैंने ये तो नहीं कहा। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो? इस वीराने में तन्हा क्या करते हो? मैं खुदा का बंदा हूँ, कभी इबादत करता हूँ, कभी मुराकबे में रहकर अपना मुहासबा करता हूँ। तुमने सरहद के पास क्यों रिहाइश इख्तियार की है? मैंने कहा, तुम्हारे पास नक्शा जरूर होगा, उसे खोल कर देखो। मेरा कॉटेज तुम्हारी सरहद लाइन के पार है, ज्यादा चालाक ना बनो। सरहदी लाइन कभी मुस्तकिल नहीं होती। बॉर्डर फोर्स की कारकर्दगी कभी इस लाइन को दुश्मन के इलाके के अंदर पहुंचा देती है। तुम गैर मुल्की जासूस हो। उसने चंद फौजी जवानों को तलब किया, फिर हुक्म दिया, इस कॉटेज के एक एक गोशे की तलाशी लो। हथियार, ट्रांसमीटर या कोई काबिल एतराज चीज बरामद हो सकती है। खुफिया दरवाजे और तय खाने के भी इम्कानात हैं। जाओ, अच्छी तरह तलाशी लो। वो सब चले गए। उसने पूछा, तुम खाते कहाँ से हो? अल्लाह ताला, जंगल में भी रिस्क पहुंचाता है। यहाँ ताज़ा फल और हलाल जानवर कसरत से हैं। तुम यहाँ खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ रहते हो। तुम्हारा किसी से मुस्तकिल राब्ता रहता है, मुझसे न छुपाओ। इसमें छुपाने की क्या बात है? अल्लाह ताला से इबादत के जरिए राब्ता रहता है। यू शट अप, अभी तुम्हारी असलियत मालूम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जवानों ने आकर कहा, सर, इसके पास सोने के लिए एक चारपाई, पहनने के चंद कपड़े, खाने के 2-4 बर्तन, एक आईना, एक लैंप और जूतों के 2 जोड़े हैं। हथियार में सिर्फ एक चाकू है। बाकी पूरा कॉटेज खाली है। फर्श कच्चा है, तय खाने का इम्कान नहीं। इतने बड़े कॉटेज में सिर्फ एक दरवाजा है जिसे हम इस्तेमाल करें। अफसर ने कहा, मैं ऐसे गैर मुल्की जासूसों के हथकंडे खूब समझता हूँ। इस कॉटेज की छत पर जाओ, आसपास के घने दरख्तों और झाड़ियों में तलाश करो। ऐसे जगहों पर ट्रांसमीटर और हथियार छुपा कर रखी जाती हैं। वह तमाम जवान हुक्म की तामील के लिए बाहर चले गए। मैं दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। वह टॉर्च रोशन करके बोला, रुक जाओ। मैंने कहा, सॉरी, मैं वक्त पर सोने का आदी हूँ। तुम्हें रिपोर्ट मिल चुकी है। यहाँ कोई काबिल एतराज चीज नहीं है और ना ही कोई खुफिया दरवाजा। मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। मुझे कैदी समझो, मैं अपनी खुशी से तुम्हारी कैद में हूँ। ये कहते ही मैंने सोचा उसके दिमाग में जाऊं और अपने ऊपर से पाबंदियां उठाने पर उसे मजबूर कर दूं, लेकिन मैं ऐसा न कर सका। हालांकि ख्याल ख्वानी मेरी गुट्ठी में पड़ी हुई थी। जनाब शेख साहब मुझे ऐसी ही गुट्ठी में पड़ी हुई आदतों से बचाना चाहते थे। उन्होंने पाबंद किया था कि मैं दुनियावी मामलात से हद्दुल इम्कान दूर रहूंगा। जब हालात नागुजीर हों तब किसी मामले से निमट कर फिर अलग हो जाऊंगा। इसके लिए लाजमी था कि ना मैं किसी को अपना समझूं, ना पराया। किसी के लिए ज्यादा मोहब्बत और दर्द महसूस करूंगा तो जज्बात में बहकर उनके काम आता रहूंगा। यूं दुनियावी मामलात फिर मुझे उलझा लेंगे। एक पाबंदी यह थी कि मैं ख्वामखा दूसरों के ख्यालात ना पढ़ूं, अपने किसी मकसद के लिए भी किसी के दिमाग में ना जाऊं। जब हालात बहुत मजबूर करें और ख्याल ख्वानी निहायत ज़रूरी हो जाए तो मैं खुद को जाहिर किए बगैर ऐसा कर सकता हूं। यानी मैं उन तमाम तरीकों पर अमल करता रहूं जिनसे मेरी पहली शख्सियत बिल्कुल बुझ कर रह जाए। मेरे इस अमल से जनाब शेख साहब मेरे कल्ब की सफाई चाहती हैं। लिहाजा कुछ अरसा यही सही मैं उनकी नसीहतों पर अमल करते हुए महसूस कर रहा हूँ कि कल्ब की सफाई से शख्सियत में निखार आते हैं, सलाहियतें भी तेजतर होती है और हमारी गुनाहों और जुराइम से भरी हुई दुनिया में नेकी और शराफत की थोड़ी सी पहचान हो जाती है। मैं फौजी अफसर से नेकी और शराफत के साथ पेश आ रहा था। आए ये तमाशा भी देख लेते हैं कि मेरी ये तब्दीली दोस्तों और दुश्मनों में कोई खुशगवार तब्दीली ला सकती है या नहीं। मैं जनाब शेख साहब की हदायत पर अमल करते हुए अफसर के दिमाग में नहीं गया। जब निहायत ज़रूरी समझूंगा तो जाऊंगा। अभी देखना है वो क्या करते हैं और मैं किस हद तक उन्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गया। बाहर अफसर की आवाज़ आ रही थी। वो अपने मातियत अफसर से कह रहा था, यहाँ दरवाजे पर 2 जवानों की ड्यूटी लगाओ, राह पर कड़ी नजर रखो, उसे कॉटेज से बाहर न निकलने दो। उसे इत्मीनान हो गया था कि यहाँ चोर दरवाज़ा नहीं है, मैं छुपकर नहीं जा सकूंगा और ना ही किसी से राब्ता कायम कर सकूंगा। मैंने बिस्तर पर पालती मारकर आंखें बंद की और राब्ता कायम कर लिया। मैं जनाब शेख साहब के सामने पालती मारकर बैठा हुआ था। वो मेरे सामने इसी अंदाज में बैठे हुए थे। हमारी जुबान चुप थी, लब साकित थे, आंखें एक दूसरे को देख रही थी और दिमाग आपस में बोल रहे थे। मैंने कहा, मेरा अली बड़े मुसाइब से गुजर रहा है। पता नहीं कितनी सोबतें उठाने के बाद सरहद के करीब पहुंच रहे। अगर मैं थोड़ी सी मदद कर दूं तो वो अपनी माँ के साथ आपकी खिदमत में पहुंच जाएगा। उन्होंने पूछा, क्या वो मदद के लिए किसी को पुकार रहा है? खुदा को पुकारता होगा। क्या खुदा उसकी सुन रहा है? जी हाँ, वो अब तक कामयाब व कामरान रहा है। तो फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है? हजूर, बच्चा पुकारे या ना पुकारे, माँ बाप अपने जज्बों की चीखो पुकार में उसकी दस्तगीरी को दौड़ते हैं। अगर तुम बेदस्तोपा होते, अपनी जगह से हिल ना सकते, तब क्या करते? दुआ करता। यानी तब खुदा याद आता, तब खुदा पर भरोसा होता? भरोसा भी नहीं है। भरोसा पहले भी होता है, बाद में भी होता है। पहले हम खुदा को इसलिए याद नहीं करते कि अपनी जद्दोजहद में मसरूफ रहते हैं। पहले हम दुआ कम और दवा ज्यादा करते हैं क्योंकि खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है।
बेशक अली, अपनी मदद आप कर रहे, खुदा उसके साथ है। ये बताओ तुम क्या चीज़ हो? मैं उसका बाप हूँ, उसके लिए तड़पता हूँ, रास्ते के कांटे हटाना चाहता हूँ। अफसोस, तुम अपनी मौत को भूल गई। कितनी धूम से तुम्हारा जनाजा उठा था, एक दुनिया ने देखा था। तुमने भी अपनी मौत का यकीन करते हुए एक नई जिंदगी का अहद किया था। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ खुदा के लिए होती है। उसकी इबादत से वक्त मिले तो फिर बंदों के लिए होती है। मैं इबादत से फारिग हो चुका हूँ, एक बंदे के काम आना चाहता हूँ। तुम रोज इबादत से फारिग होते हो। तुम्हें पता है इस जंगल में जगह जगह जंग जारी है, लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं। तुम किसी के जख्म पर मरहम रखने क्यों नहीं गए? यह खुदगर्जी है कि सिर्फ बेटा तड़पा रहा है और किसी बंदे का दर्द नहीं पुकार रहा है। जनाब, किसी जख्मी की आवाज कानों में आए या उसका पता चले तो मैं उसकी मदद के लिए जरूर जाऊंगा, ख्वाह वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अभी मेरे बेटे की आमद की इतला मिली है, इसलिए उधर जाना चाहता हूँ। आमद की इतला मिली है मगर वो आया नहीं है। इतला गलत हो सकती है। मैं ख्याल ख्वानी की एक जस्त में बेटे के पास पहुंच सकता हूँ। मुख्तलिफ कैंपों से कई अफसरान ने ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू की थी। तुमने उनकी आवाज़ें यहाँ के अफसर के जरिए सुनी थी। तुम उन कैंपों के अफसरान के पास जाकर उनके जख्मी फौजियों तक पहुंच सकते थे। उनके दिमागों में रहकर जख्मियों की टीसों का एहसास कम कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आप सच्चाई मनवा लेते हैं, मैं मानता हूँ। ये इंसानी खुदगर्जी है। मैंने इंसानों की दुनिया से दूर रहकर एक अरसे बाद तड़प महसूस की तो पहले औलाद के लिए। मैं क्या करूँ, आखिर इंसान हूँ। सारी जिंदगी गोशा नशीन रहकर इबादत करता रहूंगा और तमाम इंसानों को बराबर समझता रहूंगा। तब भी एक लम्हे के लिए गोशा तन्हाई से निकलूंगा तो पहली औलाद की मोहब्बत पुकारेगी। तो फिर जाओ, तुम आज़ाद हो। मैंने हैरान होकर पूछा, आपने मुझ पर पाबंदियां आयद की थी। वो कुदरती पाबंदियां हैं, तुम पर आइंदा हावी रहेंगी। आज़ाद होकर देख लो तुम्हारे साथ क्या तमाशा होने वाला है। अब जाओ। मैंने आंख खोली, कमरे में खामोशी थी। मैं अपने बिस्तर पर पालती मारे बैठा था। मेरे दिल में मुसरतें भरी हुई थी। मुझे अपने खून के और मोहब्बत के रिश्तों से राब्ता कायम करने की इजाज़त मिल गई थी। मैं उनके काम आ सकता था। मैं फिर से आज़ाद हो गया था। पता नहीं जनाब शेख साहब ने यह क्यों कहा था कि पाबंदियां उन्होंने नहीं लगाई थी, वो कुदरती हैं और मैं आज़ादी के बाद भी पाबंदियों में रहूंगा। और मैं ये ज़रूर देखना चाहूंगा कि मुझ जैसे मूज़ और तूफान को किस तरह की पाबंदियां रोक सकेंगी। मैं खुद को मूज़ और तूफान कहकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ। आइंदा ऐसे बड़े बोल नहीं बोलूंगा। मगर आज मैं अपने आप में नहीं हूँ। मुसरतों की इंतहा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे एक नई जिंदगी मिली है। एक अरसे के बाद मैं गुमनामी की कब्र से निकल रहा हूँ। आ रहा हूँ मेरे बेटे, मैं आ रहा हूँ। कॉटेज के बाहर कभी कभी कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। कभी कोई अफसर किसी फौजी जवान से कुछ कहता, फिर खामोशी छा जाती। वो लोग कॉटेज के आसपास दरख्तों और झाड़ियों में तलाशी ले चुके थे। उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था और ना ही आइंदा मिल सकता था। मैंने आंखें बंद की, अपने बेटे अली तैमूर का तस्वुर किया, उसके लबो लहजे को याद किया, लेकिन परवाज करते करते रह गया। कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने नागवारी से दरवाजे की तरफ देखा। वो फौजी अफसर मुदाखलत के लिए आ गया था। कैसी को पाबंदी कहते हैं। मैं अपने लोगों से मिलते मिलते रह गया। अफसर की बेवक्त आमद ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। ये लोग ना तो मुझे सुकून से सोने देंगे, ना ही इत्मीनान से ख्याल ख्वानी का मौका देंगे। मैंने कहा, अफसर किसी के कमरे में इजाज़त हासिल किए बगैर नहीं आना चाहिए। अभी मैं इबादत कर रहा हूँ, फिर सो जाऊंगा। दोनों सूरतों में तुम्हारी मुदाखलत ग्रां गुजरेगी। वो बोला, मेरा ख्याल है तुम इबादत नहीं कुछ और कर रहे थे। अपनी जगह से उठो, तुमने कोई ट्रांसमीटर छुपाया है। मैंने उसी लम्हे उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसके दिमाग में सोच पैदा की, अरे ये क्या, कमरे में हर चीज़ अपनी जगह मौजूद है। वो राहब बिस्तर पर से गायब है, अभी तो यहीं बैठा हुआ था। दिमाग आंखों को देखने की इजाजत दे तो नजर आता है, वरना सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती। ये नजर की खराबी नहीं, गायब दिमागी होती है। और उसका दिमाग टेलीपैथी की भूल भुलैयों में गायब हो चुका था। फिर मैंने दिमाग को आजाद छोड़ा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए बोला, तुम अभी नजर नहीं आ रहे थे, गायब हो गए थे। तुम जादू जानते हो? मैंने कहा, हम रूहानियत की दुनिया में रहते हैं। हमें जादूगर समझोगे तो तुम पर अजाब नाजिल होगा। मैंने मजबूर होकर यह थोड़ा सा रूहानी कमाल दिखाया है। मैं गोशा नशीन हूं, मुझे तनहा रहने दो। बार बार आकर परेशान करोगे तो तबाही को अपना मुकद्दर बना लोगे। हमारे मुल्क के साइंसदान चांद पर पहुंच गए हैं, सितारों पर कुमंद डाल रहे हो और तुम मुझे रूहानियत से डरा रहे हो। क्या नादान बच्चा समझते हो? तुम गैर मुल्की जासूस हो। मैं तुम्हारी धौंस में नहीं आऊंगा। तुम्हें यहां से कैदी बनाकर ले जाऊंगा। अगर मैं जनाब शेख साहब की हदायत पर अमल करता तो पता नहीं वो किस तरह मुझे इन फौजियों से निजात दिलाती। मैंने अपने तरीक़ेकार पर अमल किया। अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाते हुए बिस्तर पर से उठ गया। वो मेरे साथ कमरे से बाहर आया। दूसरे कमरे से गुजरता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। बाहर चांद निकल आया था, मगर औस की धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता था। करीब खड़े हुए जवानों ने अटेंशन होकर सलूट किया। अफसर ने मेरी मर्जी के मुताबिक मातहत अफसर को बुलाकर आहिस्तगी से कहा, हम ख्वामखा राहब पर शुबा कर रहे थे। ये राहब नहीं, मिस्टर डैनी पॉल हैं। हमारी खुफिया फोर्स के फ्रंट लाइन के जासूस हैं, इसीलिए सरहदी लाइन पर राहब बने हुए हैं। बहुत मजबूर होकर इन्होंने मुझसे कोड वर्ड्स का तबादला किया है। यह सुनते ही मातहत अफसर ने मेरे सामने अटेंशन होकर सलूट किया। अफसर ने पूछा, क्या उस हेलीकॉप्टर की खबर मिली? नहीं, हर महाज से यही रिपोर्ट मिल रही है कि मुख्तलिफ पेट्रोलिंग पार्टियां उसकी तलाश में गई हैं।
अफसर ने कहा, मैं मिस्टर डैनी पॉल और 20 जवानों के साथ जरा दूर जाकर देखूंगा। हो सकता है हेलीकॉप्टर यहाँ करीब कहीं उतरा हो। मेरी वापसी तक तुम यहाँ के इंचार्ज रहोगे। 20 जवानों को तमाम असला और जरूरी सामान समेट कर चलने में 10 मिनट लगे। हम उस कॉटेज से और बाकी फौजियों से दूर होते चले गए। जनाब शेख साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि मैं आज़ाद रहूंगा, मगर पाबंदियों में रहूंगा। मौजूदा पाबंदी मुझे मेरे बेटे तक पहुंचने नहीं दे रही थी। जब से मैंने अली तैमूर के पास जाने का इरादा किया था, तब से वो अफसर रास्ते का पत्थर बन गया था। मैं उसके दिमाग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। जरा भी गिरफ्त ढीली होती तो वो शोर मचाता कि टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया जा रहा है। फिर वो 20 जवान मेरे लिए मौत बन जाते। मैं अफसर के दिमाग में रहकर फौजी जवानों पर भी तवज्जो देता जा रहा था। वो टॉर्च रोशन करके आगे बढ़ते हुए कभी कभी आपस में बातें करते थे। मैं उनकी आवाज़ें सुनता जाता था। बहुत दूर निकल आने के बाद अचानक अफसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर मेरी गर्दन पकड़कर फौजी जवानों को निशाने पर रखते हुए कहा, खबरदार कोई अपनी जगह से हरकत ना करे, वरना मैं तुम्हारे इस मिलिट्री जासूस डैनी पॉल को गोली मार दूंगा। इस कमबख्त जासूस को मालूम हो चुका है कि मैं बहरूपिया हूं और यहूदी तंजीम के लिए काम कर रहा हूं। सब हैरान परेशान होकर अपने अफसर को देख रहे थे। मैंने कहा, तुम बेशक बहरूपी हो, मैं तुम्हें धोखे में रखकर हेडक्वार्टर ले जाना चाहता था, मगर तुम यह अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मेरे बहुत से जवान औस की धुंध में नजर नहीं आ रहे, उनमें से कोई भी तुम्हें गोली मार सकता है। तुम हमाकत कर रहे हो। मेरी बात खत्म होती अफसर ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सामने खड़े हुए 4 जवान यके बाद दीगरे गोलियां खाकर गिरे। कुछ छुपने लगे। एक ने अपनी राइफल की गोली से अफसर की खोपड़ी उड़ा दी। मेरी गर्दन पकड़ने वाली की गर्दन मौत के शिकंजे में चली गई। औस की धुंध में उसे मरते हुए शायद किसी ने नहीं देखा। मैंने उसी जवान के जरिए उसके साथियों पर गोलियां चलाई। किसी ने कहा, अरे ये पागल हो गया, इसे राइफल छीन लो। वो बोलने वाला भी चीख मारकर गिर पड़ा। जंगल के सन्नाटे में बड़ी देर तक फायरिंग की आवाजें गूंजती रहीं। एक फायरिंग करने वाला किसी की गोली से मरता था तो मैं दूसरे के दिमाग में पहुंचकर आपस की उस जंग को जारी रखता था। फिर एक आखिरी फौजी रह गया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक दौड़कर इधर उधर जाने लगा, लाशों को गिनने लगा। अफसर के अलावा 19 लाशें थीं। 20वां वो गिनने वाला था। हैरान हैरान सहमा सहमा सा खड़ा हुआ था। मैंने पूछा, क्या तुम जिंदा रहोगे? उसने फौरन ही मुझे गन पॉइंट पर रखते हुए कहा, मैं समझ गया, ये टेलीपैथी की शैतानी चाल थी। तुम कौन हो? खबरदार, जैसे ही दिमाग में आओगे मैं गोली चला दूंगा। नादान बच्चे, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं, ना तुम मुझे मार सकोगे, ना मैं तुम्हें टेलीपैथी के जरिए हलाक कर सकूंगा। उसने ट्राइगर पर उंगली दबाने की बार बार कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर उसके हाथ से राइफल गिर पड़ी। उसने सहम कर पूछा, तुम मुझे हलाक क्यों नहीं करना चाहती? मैंने तुम्हारे अंदर रहने के दौरान थोड़े से ख्यालात पढ़े। तुम्हारी सोच ने बताया, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारी सिर्फ एक माँ जिंदा और तुम्हें देख देख कर जीती है। इस जंगल में आने से पहले तुमने उसे एक खत लिखा था। वो खत उसे मिला होगा तो वो उसे बार बार चूम रही होगी। मैं नहीं चाहता खत के बाद माँ को बेटे की लाश मिले। वो गुमसुम खड़ा हुआ था। मैंने कहा, मेरा बेटा अपनी माँ के साथ खतरात से खेलता आ रहा है। मैं इन माँ बेटे के सदके तुम माँ बेटे को मिलाना चाहता हूँ। जाओ, देर न करो, भाग जाओ यहाँ से। वो पलट कर भागता चला गया। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग में रहा। जब यकीन हो गया कि वो पलट कर नहीं आएगा तो मैंने एक लाश का रिवॉल्वर और कारतूस लिए, एक मिनी मशीन गन और उसके कारतूस की पेटियां ली। फिर वहां से जाने लगा। आगे जाकर किसी महफूज जगह बैठकर ख्याल ख्वानी का इरादा था। अभी मैं नहीं जानता था रसवंती के साथ कैसा जुल्म हुआ है और उसका ब्रेन वॉश किया गया है। मैं सबसे पहले उसके पास जाकर अपनी जिंदगी का मजदा सुनाना चाहता था। अपने जिद्दी बेटे को खूब समझता हूँ, वो मुझे दिमाग में नहीं आने देगा। लेकिन जब मेरी हयात नौ का यकीन होगा तो बाप के लिए दिल और दिमाग के दरवाजे खोल देगा। आला बीबी की भी मुसरतों का कोई ठिकाना ना होगा। वो मेरी बीवी और बेटे के लिए खतरात से खेल रही थी। मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करूंगा। दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं थी। किसी पत्थर की आड़ में या चट्टान के साए में बैठने की जगह नहीं थी। मैंने एक घने दरख्त के पास रुककर टॉर्च की रोशनी में उसे घूम घूम कर चारों तरफ से देखा। फिर इस पर चढ़ने लगा। ऊपर और ऊपर चढ़ते रहने से पता चला वो कितना घना है। हर शाख पत्तों से भरी थी। मैंने नीचे टॉर्च की रोशनी की तो वो पत्तों से जमीन तक नहीं पहुंच सकी। इससे अंदाजा हुआ कि कोई नीचे से भी मुझे नहीं देख सकेगा। मैं आराम से एक मोटी शाख पर बैठ गया। मैंने आंखें बंद की। इस बार रसवंती को तसव्वुर में देखा, उसकी आवाज़ और लबो लहजे को याद किया। फिर सोच के परिंदे ने परवाज़ की। अचानक ठाई से गोली चली। परिंदा फड़फड़ाता हुआ बेदम हो गया। मैंने आंख खोल दी। गोली कहाँ से चली थी, कहाँ गई थी, कुछ पता न चला। वैसे मैं दाएं बाएं आगे पीछे बहुत ही धीमे धीमे कदमों की आवाज़ें सुन रहा था। यानी बात एक गोली चलने तक नहीं थी। अभी बात बढ़ने के इम्कानात थे और मेरी शामत आई थी कि मैं दरख्त पर चढ़कर बैठ गया था, बीच में फंस गया था। चारों तरफ से चलने वाली गोलियां मेरी तरफ आने वाली थी, मेरे आसपास से गुजरने वाली थी या मुझे अपने साथ ले जाने वाली थी। इन हालात में क्या खाक ख्याल ख्वानी करता। एक जरा सी गफलत मेरी मौत का बहाना बन जाती। मैं जिस शाख पर बैठा था वहां से उठकर मोहतात अंदाज में आवाज पैदा किए बगैर और ऊपर जाने लगा। मुझे यकीन था वो 70 या 90 डिग्री पर हवाई फायर नहीं करेंगे और मैं महफूज रहूंगा। इसे मुकद्दर का खेल कहते हैं।
अपने बेटे और बीवी के पास आसानी से पहुंचने वाला नहीं पहुंच रहा था। कुदरती पाबंदियां हालात के जरिए ख्याल ख्वानी के पैरों में जंजीरें डाल रही थीं। तड़ातड़ की मुसलसल आवाज़ों के साथ गोलियां चलने लगीं। अंधेरे में यूं भी नजर नहीं आ रहा था। घने दरख्त के बायस फायरिंग से जलने बुझने वाले शोले भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते थे। एक अंदाजा हो गया कि दो पार्टियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है। मैं इंतजार के सिवा और क्या कर सकता था। अगर कोई बोलता तो अपने दिमाग के दरवाजे खोलता, मगर कोई बोल नहीं रहा था। वो नादान नहीं थे, अच्छी तरह जानते थे कि तारीकी में आवाज़ की सिमत निशाना लिया जाता है। इसीलिए ना कोई जुबान खोलना चाहता था, ना ही कदमों की आहट सुनाना चाहता था। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हालात मुझे पाबंद करते जा रही हैं, लेकिन मैं आपको पाबंद नहीं करूँगा। जो बातें मुझे बाद में मालूम हुई वो आप अभी मालूम कर सकती हैं। रसवंती का बुखार कम हो रहा था। आला बीबी ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई थी, जिसके नतीजे में होश आ रहा था। अली तैमूर ने विंड स्क्रीन के बाहर देखते हुए कहा, इस धुंध में परवाज जारी नहीं रहेगी, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। आला बीबी ने कहा, इसे कहीं उतारो, हम कोई पनाहगाह तलाश करेंगे। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ। सर्च लाइट की रोशनी में मैदानी इलाका नजर आ रहा है। घने जंगलात हैं। धुंध में दूर तक देखा नहीं जा सकता। बेटे नक्शा देखो। नक्शा बता रहे हम सरहद के करीब हैं और 10-12 मील परवास के बाद इस मुल्क से निकल जाएंगे। वो बोली, फिर तो खतरा है। इस धुंध में सरहदी मोर्चे नजर नहीं आएंगे। बॉर्डर फोर्स के पास त्यारा शिकन मिसाइल होती हैं। हेलीकॉप्टर फौरन उतारो। उसी वक्त वायरलेस से इशारा मौसूल होने लगा। अली ने बटन को दबाया। स्पीकर से आवाज आने लगी, हेलो हेलो, अननोन पायलट, अपनी शनाख्त कराओ। तुम कौन हो और किस कैंप से आ रहे हो? उसने माइक ऑन करते हुए आला बीबी से कहा। मैंने माइक में खराबी पैदा कर दी है। वो मेरी टूटी फूटी आवाज़ सुन रहे होंगे, मगर कोई बात उनकी समझ में नहीं आएगी। आला बीबी ने पूछा, मिस्टर आर्मर, क्या तुम मौजूद हो? वह दिमाग में आकर बोला, हाँ, मैं मैडम के दिमाग में था। ये बुखार, परेशानी और मायूसी के सबब बहुत निढाल हो गई हैं। मैं अभी और दबा दूंगी। तुम वायरलेस पर बोलने वाले के पास जाओ। वो चला गया। थोड़ी थोड़ी देर में आकर बताने लगा, मुख्तलिफ कैंपों में और जगह जगह महाज बनाने वाली फौजी दस्तों के दरमियान राब्ते कायम हो रहे हैं। सब इस हेलीकॉप्टर के मुतालिक पूछ रहे हैं। सरहदी लाइन में एक कॉटेज है जहां फौज का एक आला अफसर 50 जवानों के साथ मौजूद है। वह तमाम सरहदी मोर्चों तक अपना हुक्म पहुंचा रहा है कि अगर पायलट ने हेलीकॉप्टर ना उतारा तो उसे तबाह कर दिया जाए। अली ने हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ते हुए कहा, अंकल, अब आप देखें उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है या नहीं? वह थोड़ी देर के बाद आकर बोला, नहीं, आवाज़ गुम हो गई है। अली ने ज़रा और आगे जाकर हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर उतारा, फिर ज़रूरी हथियार और सामान लेकर बाहर आया। वो माँ को कांधे पर ले जाना चाहता था। आला बीबी ने स्ट्रेचर लाकर रखते हुए कहा, मजबूरी होगी तो कांधे पर ले चलना, अभी हम स्ट्रेचर पर ले जाएंगे। आंटी, आप थक जाएंगी। आर्मर ने कहा, मैं आला बीबी के दिमाग में रहकर तवानाई पहुंचाता रहूंगा। ये जिस्मानी तौर पर तनहा होंगी, मगर तवानाई 2 इंसानों की होगी। रसवंती को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उसके आसपास हथियार भी रखे गए ताकि खतरे के वक्त फौरन इस्तेमाल कर सकें। अली ने आगे से उठाया, आला बीबी ने पीछे से, फिर वहां से चल पड़े। वह चलते हुए बोली, क्या तुमने हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल के काबिल छोड़ा है? नहीं, उसके कुछ पुर्जे निकालिए। तुम्हारा रुख सरहद की तरफ है, इस तरह फौजियों से टकराव होगा। आंटी, सरहद के करीब पहुंचकर वापस जाना मुझे मंजूर नहीं। मैं एक कोशिश करता हूँ। नाकामी हुई तो वापस भाग आने में अपनी तौहीन नहीं समझूंगा। जंग के दौरान लड़ने वाले आगे पीछे होते ही रहते हैं। अगर हम रसवंती को किसी महफूज मुकाम तक पहुंचा दें तो फिर दुश्मनों से निपटना आसान हो जाएगा। हाँ, यूं आसानी होगी। मामा महफूज रहेंगी। मैं जिद्दोजहद के दौरान दुआ करता रहूं कि मेरे मुकद्दर में यहाँ मौत है, तय खुदा पहले मेरी माँ को दुश्मनों से दूर बाबा साहिब के दायरे में पहुंचा दे, फिर मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा। रसवंती की आह सुनाई दी। वह मुंह पर से कंबल हटाकर बोली, मुझे यहाँ छोड़ दो, एक हथियार दे दो। वह चलते चलते रुक गए। स्ट्रेचर को जमीन पर रख दिया। अली ने पास आकर घुटने टेक दिए। माँ को छोड़कर देखा, फिर चेहरे पर झुककर बोला, मामूली बुखार है, आप अच्छी हो जाएंगी। अभी आप कुछ कह रही थी, मेरे और करीब आओ। वो चेहरे पर और झुक गया। रसवंती ने कंबल के अंदर से हाथ निकालकर बेटे के चेहरे को छू कर देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसे झुकाकर गले से लगाते हुए कहा, मेरे दिल से लग जाओ, मेरी धड़कनों को कहते रहने दो कि तुम मेरे बेटे हो। कोई मेरा अपना ही मेरे लिए इतनी मुसीबतें उठा सकता है। मेरा बेटा ही ऐसी दुआएं मांग सकता है जैसी तुम मांगते रहे हो। वो उसे गले लगाकर रोने लगी। बेटे ने माँ का सर उठाकर सीने से लगा लिया। उसके आंसू पहुंचते हुए कहा, मामा, आप ना रोएं, तबीयत और खराब हो जाएगी। आप खुदा पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। आला बीबी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रसवंती, औरत के आंसू जंग लड़ने वालों को कमजोर बना देते हैं, इन्हें रोक लो। तुमने हमेशा फरहाद के शाना बशाना दिलेरी का सबूत दिया है। मैं सबूत दूंगी। मुझे स्ट्रेचर पर ना लिटाओ, मैं साथ चलूंगी। नहीं मामा, आपको भी आराम की जरूरत है। मुझे आराम की नहीं, हथियार की जरूरत है। आपका हुक्म सार आंखों पर। दुश्मनों ने हमला किया तो हथियार दूंगा। हम माँ बेटे शाना बशाना लड़ेंगे, लेकिन अभी आप आराम करें। उसने अच्छी तरह उसे कंबल में लपेट दिया, फिर आला बीबी के साथ स्ट्रेचर उठाकर चलने लगा।
थोड़ी दूर चलने के बाद आर्मर ने आकर कहा, मुख्तलिफ फौजी दस्ते मुख्तलिफ सिमत जा रहे हैं, तुम्हारी तरफ कौन लोग आ रहे हैं ये कैसे मालूम होगा? अली ने रुक कर कुतुब नुमा देखा, फिर नक्शे पर पेंसिल टॉर्च को रोशन करके कहा, हमारा रुख शुमाल की तरफ है। नक्शे के मुताबिक ये शेडी ट्रीज का इलाका कहलाता है। तो फिर इस इलाके की तरफ एक फौजी दस्ता आ रहा है। वो एक ट्रक और 4 जीपों में है। दूसरे ट्रक में सिर्फ असला भरा हुआ है। आप उस दस्ते के कमांडिंग अफसर की प्लानिंग मालूम करें। इस धुंध में दूर से आने वालों को देखना मुमकिन नहीं। आप उनके नक्शे और कुतुब नुमा को भी देखते रहें। इस तरह हम उनसे टकराते रहने से बचे रहेंगे। अगर कतरा कर निकल सकें तो बेहतर होगा। आर्मर चला गया। वो दोनों फिर स्ट्रेचर उठाकर आगे बढ़ने लगे। उनके आसपास घने दरख्त फैले हुए थे और अपने फैलाव के बायस एक दूसरे से मिले हुए थे। यहाँ भी औस थी मगर धुंध नहीं थी। वो तकरीबन 1 मील तक चलते रहे, फिर रुक गए। दूर एक सिमत से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं। ये वही फायरिंग थी जो मेरी मौजूदगी में उस वक्त हो रही थी, जब मैं अफसर और 20 जवानों को कॉटेज से कई मील दूर ले आया और वहां ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे को मरने मारने पर मजबूर कर रहा था। आखिर में एक जवान को वापस जाने के लिए जिंदा छोड़ दिया था। आला बीबी और अली तैमूर ने स्ट्रेचर जमीन पर रख दिया। रसवंती उठकर खड़ी हो गई। आला बीबी ने कहा, आवाज़ दूर से आ रही है, शायद यहूदी तंजीम वाले फौजियों से टकरा गए हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। अली ने चारों तरफ घूमकर देखते हुए कहा, यह तमाम दरख्त बहुत घने हैं। अगर मामा को एक दरख्त पर चढ़ा दिया जाए तो ये महफूज रहेंगी। लड़ने वाले एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, हवाई फायर नहीं करते। दरख्त की बुलंदी पर कोई गोली नहीं चलाएगा। आला बीबी ने तायद की, अच्छा आइडिया है। इतने घने दरख्तों में छुपने के बाद रसवंती जमीन से नजर नहीं आएगी। मैं तुम लोगों को छोड़कर दरख्त पर आराम नहीं करूंगी बेटे, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी। मामा तबीयत संभलेगी तो आप जरूर मेरे साथ रहेंगी। प्लीज अभी बेटे की बात मान लें। आइए मैं इस दरख्त पर आपको पहुंचाऊंगा। उसने किसी तरह समझा मनाकर माँ को अपने कांधों पर चढ़ने के लिए कहा। वह दरख्त के तने को पकड़कर बेटे के शानों पर पांव जमाकर खड़ी हुई। फिर बेटा खड़ा हुआ तो वो एक शाख तक पहुंच गई, उस पर चढ़ गई। अली ने उस शाख पर आकर उसे फिर कांधों पर चढ़ाया। इस तरह एक से दूसरी, फिर तीसरी और चौथी शाख पर पहुंचाता गया। काफी बुलंदी पर पहुंचाने के बाद उसने माँ को एक राइफल और कारतूस देकर कहा, आप बहुत मजबूरी की सूरत में फायर करेंगी, वरना बिल्कुल खामोश रहेंगी। मैं अभी आता हूँ। वो नीचे गया, फिर कंबल वगैरह लेकर वापस आया। माँ को उसमें अच्छी तरह लपेट कर बोला, आप खुद को जिस कदर महफूज रखेंगी हम उतने ही एतमाद से जंग लड़ेंगे। मैं अपनी हिफाजत करूंगी, तुम पूरे एतमाद से जाओ। वह छलांगे लगाता हुआ नीचे आया। आला बीबी स्ट्रेचर को फोल्ड कर चुकी थी। वो उसे लेकर वहां से दूर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद आर्मर ने आकर कहा, वह जनूब की सिमत घने दरख्तों के साए में बढ़ रही हैं। अली ने कहा, और हम इन्हीं घने दरख्तों के साए में शुमाल की सिमत जा रहे हैं, यानी उनसे टकराव होने वाला है। उसने सिमत बदल दी। आला बीबी के साथ मगरिब की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद भारी बूटों की आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई दी। अभी वो कुछ फासले पर थे। अली की समात हैरत अंगेज थी। फिर रात की खामोशी में कदमों की आवाज़ें यूं भी सुनाई देती हैं अगर ज़मीन से कान लगाकर सुनने की कोशिश की जाए। वो दोनों फिर उधर जाने लगे जहां रसवंती को छोड़ाए थे। उसी वक्त कहीं से फायरिंग हुई। आखिर दुश्मनों के साथ भी गैर मामूली समात रखने वाले थे। उन्होंने आला बीबी और अली के कदमों की आवाज़ें सुन ली थी। इस तरह फायरिंग और जवाबी फायरिंग होने लगी। आला बीबी और अली तैमूर एक दूसरे से दूर चले गए ताकि एक साथ घेरे न जा सकें। आर्मर उनके दरमियान कासिद बना हुआ था। उन्हें एक दूसरे की खैरियत बताने के अलावा दुश्मनों की पोजीशन भी बताता जा रहा था। अली तैमूर ने घास पर ईंगते हुए कहा, अंकल आपकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं उस ट्रक की तरफ जा रहा हूँ जो असलहे से लदा हुआ है। वहीं दुश्मनों की कमर तोड़ दूंगा। आप मुझे रास्ता बताते रहिए। कई गोलियां उस पर से गुजर गईं, हालांकि किसी ने उसे देखा नहीं था। ऐसा अंधाधुंध फायरिंग की वजह से हो रहा था। पता नहीं कितनी दूर रेंगते रहने के बाद फायरिंग से निजात मिली। गोलियों की आवाज़ें जरा दूर पीछे से आ रही थी, यानी वो मैदान जंग से निकल आया था। उसने पूछा, ट्रक कहाँ है? आर्मर ने कहा, जरा तेजी से चलो। उन्होंने उसे दूर छोड़ा है क्योंकि उसमें गोला बारूद है। अली उठकर झुकता हुआ दौड़ने लगा। वो आर्मर की रहनुमाई के मुताबिक कुतुब नुमा को भी देखता जा रहा था। तकरीबन 200 गज तक दौड़ने के बाद रुक गया। उसके कदमों की आवाज़ ट्रक वाले फौजी सुन सकते थे। वो दबे कदमों चलने लगा। आखिर हद नज़र पर वो ट्रक नजर आ गया। उसने कहा, अंकल आप तस्दीक करें, वो ट्रक असले से भरा है। मुझे 2 फौजी ट्रक के पास अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। तीसरा ट्रक से दूर खड़ा सिगरेट पी रहा है। आर्मर ने कहा, हाँ बिल्कुल यही वो ट्रक है। अली ने अपनी किट में से 2 हैंड ग्रेनेड निकाले, फिर छुपता हुआ इतने फासले पर जाने लगा कि आसानी से दस्ती बम ट्रक के अंदर फट सकें। वह बहुत ही अहम लम्हात थे। मुकद्दर के राजी या नाराज़ी होने से तख्त भी हो सकता था और तख्ता भी। मैं दरख्त की शाख पर बैठा इंतजार कर रहा था। फायरिंग थी कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। पहले मुसलसल हो रही थी, अब रुक रुक कर की जाती थी। फिर किसी ने कहा, पिछले 15 मिनट की फायरिंग से अंदाज़ा हो गया है कि हमारे मुकाबले पर कोई तन्हा है और वो यकीनन अली तैमूर है। हम 5 मिनट तक गोली नहीं चलाएंगे। उसे सोचने समझने का मौका दिया जाता है।
सरहद पार करना तो दूर की बात है, वो हमारे मुहासरे से भी नहीं निकल सकेगा। मुझे बड़े इंतजार के बाद एक फौजी अफसर की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसके अंदर पहुंच गया। उसके जरिए दूसरों के दिमागों में जगह हासिल की जा सकती थी, मगर इसका मौका नहीं मिला। अचानक एक ऐसा दिल हिला देने वाला धमाका हुआ कि जमीन लरस गई। दरख्त यूं हिल गए जैसे जड़ से उखड़कर गिरने वाले हों। मैं शाख पर से गिरते गिरते संभल गया। साथ ही एक नुस्वानी चीख सुनाई दी, फिर जैसे वो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। मैं फिर गिरते गिरते संभला। उसे संभालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मुझसे कंबल की तरह लिपट गई थी। मारे दहशत के छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं हैरान था, वो कौन है? ऊपर कब से छुपी हुई थी? दहशत ज़दा करने वाला धमाका ना होता तो बदस्तूर छुपी रहती, यूं पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में ना आती। किस्मत अच्छी थी कि धमाके के बायस फौजियों ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वो भाग रहे थे, कुछ कहते जा रहे थे कि गोला बारूद से भरे हुए ट्रक को ब्लास्ट किया गया है। मैंने पूछा, बीबी तुम कौन हो? वो थर थर कांप रही थी। मैंने कंबल के अंदर हाथ डालकर उसे छू लिया। वह बुखार में मुब्तला थी। कुछ बुखार से और कुछ नागहानी धमाके से उसके असाब पर असर पड़ा था। मैंने कहा, सबसे पहले ये यकीन कर लो कि मैं दुश्मन नहीं हूं। तुम एक शरीफ आदमी की गोद में उसका ईमान खराब करने आई हो। उसे छूकर उसे पाकर यूं लग रहा था जैसे मेरी गुमशुदा चीज अंधेरे में मिल गई हो। उसकी अचानक मौजूदगी से यह समझने की कोशिश नहीं की कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी शरीक हयात रसवंती होगी। फिर यकायक याद आया कि अभी एक फौजी अफसर ने अली तैमूर का नाम लेकर उसे वार्निंग दी थी। इसका मतलब है बेटे ने माँ को मेरे आने से पहले इस दरख्त में छुपा दिया था। उस दरख्त से 2 गोला बारूद के ट्रक में और भी कई धमाके हुए। कितने ही मरने वालों की चीखें कभी सुनाई देती थी, कभी धमाकों में गुम हो जाती थी। अब फायरिंग की आवाज़ कम और हैंड ग्रेनेड की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। मुझे इत्मीनान था कि हमारे दरख्त के करीब कोई हमारी बातें सुनने वाला नहीं है। मैंने पूछा, तुम रसवंती हो ना? वो अब तक सहमी हुई मुझसे लिपटी हुई थी। रफ्ता रफ्ता खौफ दूर हो रहा था। वो मुझसे अलग होना चाहती थी, मगर हो ना सकी। बड़ी नकाहत से बोली, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैं छोड़ूंगा तो सीधी नीचे जाओगी। मुझे अलग बैठने दो। शाख एक ही है, एक न्याम में 2 तलवारें इसी तरह रह सकती हैं जिस तरह हम हैं। वो गुस्से से बोली, बातें ना बनाओ। मुझे इस शाख पर छोड़कर तुम दूसरी पर जाओ। जब तुमने जान लिया है कि मैं रसवंती हूं तो अपने दिमाग की खैर मनाओ। यूं तो मैं उसकी आवाज़ और लहजे से समझ रहा था। फिर उसकी कुर्बत ने माजी की कुर्बतों को भड़काया था। जब उसने जुबान से खुद को रसवंती कहा तो मैंने झुककर उसका मुंह मोतियों से भर दिया। उसने एतराज़ किया, मुंह फेरना चाहा, फेर ना सकी। दोनों हाथों से मुझे मारती रही, मेरे सर के बाल नोचती रही। फिर मैंने छोड़ दिया। वो गुस्से से कुछ बोलना चाहती थी, मगर सांसों की हलचल में बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। उस पर एक सुरूर सा छाया हुआ था, मगर गुस्सा भी आ रहा था कि एक गैर मर्द ने ऐसी ज्यादती क्यों की। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं गैर नहीं हूं, तुम्हारा फरहाद हूं। फरहाद? उसने हैरानी और बेयकीनी से पूछा। हाँ, तुम कैसी शरीक हयात हो? शौहर की कुर्बत से उसे पहचान नहीं सकती? क्या मियाँ बीवी तारीकी में अपनी पहचान नहीं रखते? बकवास मत करो, फरहाद मर चुका है। मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, मर चुका था, मगर दर पर्दा जिंदा था। मुझे इस तारीकी के बावजूद पहचानो। मेरी आवाज़, मेरा लहजा, मेरे प्यार का अंदाज, मेरी कुर्बत की संगीनी। मुझे पहचानने के लिए तुम्हारे पास पिछले 20 बरस की बेहदो हिसाब मोहब्बतें हैं। दुश्मन के बच्चे, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। पहले सुपर मास्टर ने मेरा ब्रेन वॉश किया, मेरे दिमाग से पिछली जिंदगी भुला दी। मैं अदावतों के अजाब में मुब्तला हूँ। आज मैंने अली को बेटा कहकर गले लगाया है तो तुम शौहर बनकर गले लगने आ गए हो। वो डैगर एंड डैगर मेरे दिमाग में चुपचाप रहकर मेरे ख्यालात पढ़ते रहती हैं। उन्होंने सुपर मास्टर को बताया होगा कि मैंने अली को बेटा तस्लीम किया है, तो अब वह तुम्हें भेजकर दूसरी चाल चल रहा है। तुम जो कुछ कह रही हो ये मेरे लिए नई इतलात है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है और तुम पिछली तमाम मोहब्बतों और रिश्तों को भूल चुकी हो। वैसे तुमने अली को बेटा तस्लीम करके दानिशमंदी का सबूत दिया है। वो दुश्मनों से निमट कर तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी आंखों के सामने मुझे पापा कहकर मेरे गले लगेगा। फिर मैंने चौंक कर कहा, ओ खुदाया, मैं तुम्हें पाकर थोड़ी देर के लिए भूल गया कि बेटा दुश्मनों के मुकाबले में तन्हा है। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। मैंने उस अफसर की आवाज़ और लहजे को याद किया जिसने अली को वार्निंग दी थी। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उन फौजियों को जहन्नुम में पहुंचा सकता था, लेकिन रसवंती ने झिंझोड़ कर कहा, अरे तुमने अभी कहा था कि कहीं जा रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जाने का मतलब है मैं ख्याल ख्वानी के जरिए जा रहा हूं। कभी तुम्हारे खानदान में भी किसी ने ख्याल ख्वानी की है? ख्वामखा मुझ पर रोब ना डालो। ओ गॉड, मैं भी फजूल बातें करने लगती हूँ। मैं आखिरी बार समझाती हूँ, मुझे अलग करो और दूसरी शाख पर जाओ, नहीं तो मेरे दिमाग में जल्जला पैदा करोगी। तुम ऐसा करने की कोशिश कर चुकी हो, मगर बीमारी के बाद कमज़ोर पड़ गई हो। बहरहाल यहाँ संभल कर बैठो। मैंने उसे अपनी जगह संभाल कर बिठाया। फिर दूसरी शाख पर आकर अच्छी तरह जमकर बैठने के बाद उस अफसर के पास पहुंच गया। पहले मालूम किया मेरा बेटा कहाँ है, उसे मालूम नहीं था। वो सब आला बीबी को घेरने की कोशिशें कर रहे थे। मैं बेटे के पास नहीं गया। अव्वल तो वो सांस रोक लेता, फिर यह बताने का मौका नहीं था कि मैं मुर्दा था, जिंदा कैसे हो गया। वो यकीन किए बगैर मुझे दिमाग में आने ना देता। अफसर की सोच बता रही थी कि आला बीबी फायरिंग नहीं कर रही, छुपकर तीर चलाती थी, फिर जगह तब्दील कर लेती थी।
इस तरह उसका सुराग नहीं मिल रहा था। कभी कभी वो दस्ती मोम फेंकती थी, जिसके नतीजे में कई जवान बैक वक्त हलाक हो जाते। मैं उस अफसर के जरिए दूसरे जवानों के पास पहुंचकर उन्हें आपस में लड़ाने लगा। ऐसे एक जवान इत्तेफाक से आला बीबी के करीब पहुंच गया। वो उसे बेखबर थी, घास पर औंधे मुंह रेंगती जा रही थी। फौजी जवान ने उसका निशाना लिया। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसकी जुबान से कहा, आला बीबी। वो एकदम से उछलकर कलाबाजी खाती हुई दूसरी तरफ गई, फिर जवान पर गोली चला दी। मैं उसके अंदाज को समझता था, इसलिए जवान को बचाकर दरख्त की आड़ में ले गया। फिर बोला, अब गोली ना चलाना, मैं फरहाद हूं। ये सिपाही मेरी ख्यालख्वानी की मुट्ठी में है। वो घास पर लुढ़कती हुई नजरों से ओझल हो गई। औस में भीगी हुई चांदनी में 4-6 गज तक कुछ नजर आता था, फिर धुंधलक्के में सब कुछ ओझल हो जाता। मैंने कहा, यकीन करो, मैं फरहाद अली तैमूर हूं। दुश्मन होता तो तुम्हें मुखातिब ना करता, फौरन गोली मार देता। उसकी आवाज आई, अगर फरहाद हो तो फौजी जवान को हथियारों से खाली कर दो, तब मैं सामने आकर तुमसे बात करूंगी। मैंने उस जवान के तमाम हथियार फेंक दिए, उसके दोनों हाथ उठा दिए, फिर उसे चलाता हुआ दरख्त के पीछे से निकाल लाया। उसे आवाज दी, आला बीबी, तुम्हारा फरहाद मौत से पंजा लड़ाकर फिर वापस आ गया है। मेरे सामने आओ। मेरी रुदात सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। तुम ना सुनाओ, मैं नन्हे बच्चों को सुनाया करूंगी। वो कब्र से वापस आने वाले फरहाद को ड्रैकुला समझकर खूब हंसेंगे, मगर अफसोस, तुम्हारी मौत पर रोने वाला यहां कोई नहीं। उसकी बात खत्म होती एक तीर सनसनाता हुआ आया। तीर उसके जिस्म के अंदर आया। मैं उसके दिमाग से बाहर हो गया। मेरी खुशफहमी खत्म हो गई। आला बीबी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। उसने तंजी अंदाज में कहा था कि मैं ड्रैकुला की बचकाना कहानी सुना रहा हूं। वाकई दुनिया वाले इतनी आसानी से मेरी हयात नौ को तस्लीम नहीं कर सकते थे। मेरे अपनों को रफ्ता रफ्ता यकीन आने वाला था। वो गुम हो गई। मैं फिर उसे यकीन दिलाने के लिए नहीं जा सकता था। उसी अफसर के जरिए दूसरे जवानों के पास आकर अपने बेटी की मुसीबतें कम करने लगा। वहां गोला बारूद के जखीरे में जबरदस्त धमाके हुए थे, जिनकी आवाजें रात के सन्नाटे में तमाम सरहदी चौकियों तक गई होंगी। हर सिमत से फौजी भागे चले आ रहे होंगे। दूसरी सुबह यहां हद्दे नजर तक फौजी फौजी दिखाई देंगे। फिर यहां से हम सबका निकलना मुमकिन नहीं होगा। दानिशमंदी यह होती कि हम रसवंती को यहां से जल्द अज जल्द ले जाते। इसके लिए लाजमी था कि मैं अली के पास जाकर उसे बातें करने पर मजबूर करता। ऐसे ही वक्त मुझे अली की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। दरख्त के नीचे से आवाज़ आ रही थी, मामा मैं आ रहा हूं, आपको नीचे उतारूंगा। रसवंती ने कहा, बेटे सोच समझ कर आओ। यहाँ मेरे करीब एक शख्स है, खुद को फरहाद अली तैमूर कहते हैं, क्या उस पर भरोसा करोगे? अली ने दरख्त पर चढ़ते हुए कहा, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला दुश्मन ही हो सकता है, लेकिन आपकी सलामती बता रही है कि इस दुश्मन से समझौता हो सकता है। मैंने कहा, बेटे मुझे आवाज़ और लहजे से पहचानो। पेंसिल टॉर्च की रोशनी में चेहरा देखोगे तो हैरान रह जाओगे। खुदा ने तुम लोगों के लिए मुझे जिंदा रखा है। उसने कहा, अजल से अब तक खुदा ने किसी बच्चे के बाप को दोबारा जिंदा नहीं किया। मैं कोई स्पेशल बच्चा हूं जिसके लिए फरहाद अली तैमूर को दोबारा जिंदा किया गया है। क्या तुम कोई अकल की बात करोगे? अकल की बात यही थी कि मैं खुद को भी फरहाद न कहता। मेरी आरजू और लहजे की नकल करने वाले बहुत थे। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मेरा चेहरा भी बनाया जा सकता था। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन फरहाद बनकर उन्हें धोखा दे सकता था। लिहाजा रफ्ता रफ्ता ही उन्हें यकीन दिलाया जा सकता था। वो अपनी माँ के पास पहुंचा, फिर उछलकर मेरी शाख पर आ गया। सख्त लहजे में बोला, मेरे पास वक्त नहीं है। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत की तो गोली मार दूंगा। अपने हाथ ऊपर वाली शाख पर रखो। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। मैंने हाथ ऊपर किए। उसने मेरी गोद से हथियार उठाकर नीचे फेंक दिए, फिर कहा, मैं अपनी माँ को ले जा रहा हूं, तुम यहीं बैठे रहोगे। अगर पापा की तरह टेलीपैथी जानते हो तो अपने सुपर मास्टर या यहूदी तंजीम वालों से कहो कोई दूसरी चाल चले। वो रसवंती को एक एक शाख पर उतारते हुए संभाल कर नीचे ले जाते हुए बोला, मेरी माँ देर तक तुम्हारी पनाह में रही थी, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूं। नीचे पड़े हथियार साथ ले जाऊंगा, मेरा ताकुब ना करना। एक जान है, उसे संभाल कर रखो। वो माँ के साथ नीचे पहुंच गया, मेरे हथियार उठा लिए, फिर जाने लगा। मैंने कहा, बेटे मुझे साथ आने दो, यहां छोड़कर जाओगे तभी तुम्हारी माँ के बीमार दिमाग में मौजूद रहूंगा। अली जाते जाते रुक गया। रिवॉल्वर निकालकर ऊपर देखने लगा। मैं नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, इसका मतलब है तुम वाकई टेलीपैथी जानते हो और मामा के दिमाग में आकर मुसीबत बनते रहोगे। ये कहते उसने गोली चलाई। खुदा का शुक्र है घना दरख्त था। मेरे और उसके दरमियान इतनी शाखें और पत्तियां थीं कि ना वो मुझे देख सकता था, ना गोलियां सीधी मेरी तरफ आ सकती थीं। अलबत्ता शामत आती तो मैं पके हुए फल की तरह एक ही गोली में नीचे आ सकता था। मैंने कहा, बेटे ये जुल्म ना करो, इस बात का तो ख्याल करो, मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ बड़े प्यार से रखा था। ये कहते ही मैंने रसवंती की सोच पड़ी। वह प्यार के तस्वुर से झींप रही थी। इस बात का फिर बुरा मानना चाहती थी, लेकिन दिल उसकी मर्जी के खिलाफ धड़क रहा था और उसे भूली बिसरी हुई आरजुओं की तरफ धकेल रहा था। वो बोली, बेटे उसे छोड़ दो, मेरा दिल कहता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मामा ये दुश्मन का आदमी है। जो भी है, क्या इस घने दरख्त में इसका सही निशान न ले सकोगे या उसे हलाक करने दोबारा ऊपर जाओगे? फौजी यहाँ किसी वक्त भी आ सकते हैं। बात माकूल थी। वो मेरे पीछे वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। उसने कहा, मामा की सिफारिश पर तुम्हें छोड़ रहा हूं। दरख्त के नीचे कहीं भी नजर आओगे तो गोली मार दूंगा। ये क्या बात हुई? दरख्त के नीचे जहां भी जमीन है वो तुम्हारे बाप की है। क्या मैं कहीं नजर नहीं आ सकता?
एक मुकद्दर ने पाबंद किया है, दूसरे तुम कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पहले भी अपने बाप की मदद कभी नहीं ली, मगर मैं अपनी शरीके हयात के तो काम आ सकता हूं। मैंने रसवंती के जरिए देखा, वह दूर जा चुका था। ऐसी ना कदरी के मुतल्लिक कभी सोचा भी नहीं था।